स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से, और इसी के साथ ही साथ खबरों के दम पर एक्शन कहां दिख सकता है, कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से, और इस पर हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। और बाकी सभी इंडाइसेस भी अगर देखेंगे तो वहां से भी मिला जुला कारोबार ही है। हांगकांग के बाजार फिलहाल करीब 0.5% ऊपर दिखाई दे रहे हैं। कोरिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर 1% की बढ़त है, लेकिन जापान के बाजार लाल निशान में है और चीन के बाजार भी यहाँ पर सपाट ही ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एशियन मार्केट से इस वक्त मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। अब आते हैं दूसरे ग्लोबल संकेतों पर। तो कल हमने देखा कि लगातार 4 दिनों से अमेरिकी बाजारों में जो तेजी है वो अभी भी जारी है, और बढ़त के साथ कल अमेरिकी बाजार बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 40 अंकों की बढ़त, नैस्डैक में 1.5% की बढ़त देखने को मिली, और S&P 500 में भी करीब 0.5% की बढ़त का अनुमान था। एक तरफ सीपीआई के तो आंकड़े आए ही थे, जिससे कि बाजार में हमने तेजी देखी। अब उसके बाद पीपीआई के भी आंकड़े आए, यानी कि होलसेल महंगाई के भी आंकड़े आए, और वहां से भी अनुमान से कम बढ़त देखने को मिली है। 0.2% का अनुमान था, मामूली 0.1% की बढ़त होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी देखने को मिली है। तो ये आंकड़े के बाद अब जितने भी एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि हो सकता है कि फेड इस पूरे साल ब्याज दरों में केवल एक बार ही बढ़ोतरी करे, उसके बाद ब्याज दरों को होल्ड करने की संभावना अब बढ़ रही है। और इसी के साथ ही साथ अब ये भी बात शुरू हो चुकी है कि 2024 के शुरुआती महीनों में ही हो सकता है कि फेड की तरफ से कटौती को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। तो इस ये जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, जो कि अब काफी कंट्रोल में आ चुके हैं फेड के फैसलों के बाद, हम देख रहे हैं कि अब ब्याज दरों में कटौती की बात भी होने जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम का भी आंकड़ा आया, और वहां पर 12,000 की कमी देखने को मिली, जो कि सरप्राइजिंग था। तो ये भी एक आंकड़ा आया, लेकिन फिलहाल बाजार जो रिएक्ट कर रहा है वो महंगाई के आंकड़ों पर कर रहा है। और अब नजर होगी 26 जुलाई को होने वाली फेड की बैठक पर, और अब वो आगे की बाजार की चाल और दिशा तय करेगी। इस पूरे हफ्ते अगर हम देखें तो लगातार तेजी का ही माहौल था। S&P 500 में 2.5%, डाउ में करीब 2%, और नैस्डैक ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया 17 मार्च के बाद। वीकली गेन की अगर बात करें तो अब तक बढ़िया प्रदर्शन रहा नैस्डैक का, और करीब अभी तक अगर देखेंगे तो 3.5% की बढ़त नैस्डैक में देखने को मिली है। तो हफ्ते जो आज आखिरी कारोबारी हफ्ता है, तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नोट पर ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आज का किस तरह का मोमेंटम रहेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार से भी पॉजिटिव संकेत ही हैं, और जिस तरह के महंगाई के आंकड़े आए उस पर हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट और गोल्ड ने भी रिएक्ट किया। बॉन्ड यील्ड्स अब 3.8% के पास आ चुके हैं, जो कि कभी 4% पर थे। और डॉलर इंडेक्स देखिए, अब वो 100 के भी नीचे आ चुके हैं, 99 के पास डॉलर इंडेक्स आ चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो ओवरऑल सिनेरियो है, ओवरऑल माहौल है, उसको भी यहाँ पर बूस्ट कर रहा है। और इसके बाद अगर सोने की बात करें तो वो भी 1 महीने के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, और कच्चा तेल भी 3 महीने के ऊपरी स्तर पे है। यहाँ पे ब्याज दरों में अब बढ़त पर होल्ड किया अनुमान बताया जा रहा है, जिसका कि रिएक्शन हमने डॉलर में, गोल्ड में और ब्रेंट में देखा। तो चलिए ओवरऑल संकेत इस वक्त ग्लोबल मार्केट से ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, और आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये हम आगे समझेंगे। लेकिन एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई 1237 करोड़ की, लेकिन डीआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है 1196 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर पे अगर देखेंगे तो 906 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में 20,190 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी, इस वजह से भी हम ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है ये भी एक बार समझ लेते हैं। अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। अंश बताइए, गुड मॉर्निंग। कल का सेशन देखेंगे तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था 19,500 का,
उसके ऊपर अच्छे से गया हुआ था। अब तक हम देख रहे थे कि 500 के ऊपर जब जा रहा था सिर्फ कुछ 20 पॉइंट्स के आसपास ही जा पा रहा था, लेकिन पिछले सेशन में एक डिसिसिव ब्रेक सा दिया था, हालांकि वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। 12 बजे के आसपास से बिकवाली जो चालू हुई वो सीधे वापस निफ्टी अपने रेंज के अंदर ही आके अटक गया। इसलिए व्यू अभी भी हमारा कंसोलिडेशन न्यूट्रल ही रहेगा। नीचे की तरफ हम सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट दिखेगा 19,300 पर, और वहां से नीचे सरका तो दूसरा सपोर्ट आएगा 19,200 पर। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,550 का रखेंगे, जहां पर अभी रिसेंटली न्यू हाई बनाया हुआ था, और उसके ऊपर गया तो 19,650 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक में अगर देखा जाए तो जो एक कंसोलिडेशन बना था छोटा सा 44,800 से लेके 45,400 तक, 2 सेशन पहले उसके नीचे थोड़ा सा ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन अच्छे से पूरा नीचे नहीं जा पाया। उसके जस्ट नीचे ही अभी साइडवेज घूम रहा है, तो इतना नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं बना ब्रेकडाउन के बावजूद भी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक में आ रहा है 44,450 का, और वहां से नीचे सरका तो दूसरा अहम सपोर्ट आ रहा है 44,150 का। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो हमारा ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहा है 45,000 का, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और उसके ऊपर अगर देखें तो 45,350 का दूसरा रेजिस्टेंस। बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये अपडेट देने के लिए। तो ये हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, जो कि अंश आपको भी बता रहे थे। इस पर हमारी नज़र रहेगी, और आगे हम ये भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में हेमंत कपाड़िया जुड़ेंगे, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बताएंगे कि फिर आज मार्केट को ट्रेड कैसे करें। तो थोड़ी देर में उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले चलते हैं शरद के पास समझने के लिए कि आज खबरों वाले शेयर्स और नतीजे कल कौन कौन से आए बाजार बंद होने के बाद। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए और सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है विप्रो के नतीजे पे फोकस करते हैं। तो ओवरऑल जो है लार्जली हम कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, टुवर्ड्स द लोअर साइड, स्लाइटली वीकर है। इसमें याद रखिए जो आप ओवरऑल कांस्टेंट करेंसी है यहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन आई है 2.8% का, जो अनुमान था वो लगभग 2% का था। रेवेन्यू और मार्जिन जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। अब टाटा मेटालिक्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सिक्वेंशियली वीक नंबर्स देखने मिले हैं, एंड ऑफकोर्स इनके डिमांड में भी इम्पैक्ट आया है। मार्जिन्स में देखें तो 500 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट देखने मिली है। एंजल वन की बात करें तो यहाँ पे भी वीक नंबर्स देखने मिले। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में दबाव आया है, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है क्लाइंट की वो भी थोड़ी कम हुई है। तो ओवरऑल जो है मिले जुले या आप कह सकते हैं वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है कल रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हुई अर्निंग्स की बात। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? पूजा, खबरों वाले शेयर्स के पहले जो है प्राइमरी एक्शन मार्केट्स के बता देता हूं। यहाँ पे सेंको गोल्ड का आज लिस्टिंग होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम पे लिस्टिंग होगी। आईपीओ प्राइस 317 रुपये, और जो सब्सक्रिप्शन थी वो ऑलमोस्ट 77 टाइम्स की थी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ का आज आखिरी दिन है, और अभी तक जो है लगभग 18 गुना सब्सक्राइब हो गया है। तो ये तो आपके खबर थे आईपीओ मार्केट को लेके। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं तो पतंजलि फूड्स का ओएफएस है, ये फोकस में रहेगा। आज रिटेल निवेशकों के लिए ये खुलने वाला है। हालांकि प्रमोटर्स ने जो है ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, यानी कि वो एक्स्ट्रा 2% स्टेक नहीं बेचेंगे। तो ओएफएस की बात थी कि 7% स्टेक की जो है बिकवाली होगी, और वही उतना ही रहेगी। और जो नॉन रिटेल का डिमांड है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स देखने मिला है। इसका जो ओवरऑल फ्लोर प्राइस है वो 1000 रुपये प्रति शेयर है। फेडरल बैंक की भी क्लैरिफिकेशन आई है। उन्होंने कहा है कि शालिनी वारियर जो है कैटेगरिकली डिनाई की हैं कि वो पोस्ट की या उसको अपीयर कर रहे हैं सर्च कम्युनिटी में, जहाँ पे वो साउथ इंडियन बैंक की एमडी या सीईओ बन सकती हैं। वो करेंटली फेडरल बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब जो है बात करेंगे टीटी के हेल्थ केयर की। फ्लोर प्राइस जो डीलिस्ट की होने वाली बात थी उसको जो है घटा दिया गया है। वो एक्चुअली बढ़ा दिया गया, 1201 रुपये कर दिया गया, पहले 1051 रुपीज़ था। सन फार्मा एडवांस रिसर्च को जो है लगभग ज़ीरो फॉर्म 83 के इश्यूज़ मिले हैं उनके एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट में एलआईसी ने जो है अपनी स्टेक को जो है गिरा दिया है, 9% से गिरा के 7% कर दिया है। अलूवाला कॉन्ट्रैक्ट्स को लगभग 199 करोड़ का ऑर्डर आया है। वही जीएमआर पावर पे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। इनको जो है 76 लाख स्मार्ट मीटर्स का 10 साल का ऑर्डर मिला है। और डिक्सन टेक ऑप्टिमस इंफ्रा भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे शाओमी की बातचीत चल रही है कि वो और मैन्युफैक्चरिंग जो है स्मार्टफोन्स भारत में करे, और आगे जाते हुए जो एक्सपोर्ट्स होती है वो वेस्ट एशिया में स्टार्ट कर सकते हैं। और याद रखिए ये बातचीत होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जैसे कि डिक्सन टेक या ऑप्टिमस इंफ्रा,
ये जो है दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। JBM ऑटो को 5000 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर आया अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से। RVNL को 808 करोड़ का इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑर्डर आया है उड़ीसा से। टाटा कम्युनिकेशंस में 19 जुलाई को इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग होने वाली है कैपिटल रेस को लेके। और इसके अलावा जो है हमारी फोकस रहने वाली है, ऑफ कोर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग अपडेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर्स कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। और गोल्डियम इंटरनेशनल में आशीष कचोलिया जी का जो स्टेक है वो 1% से कम हो गया है। मुकुल अग्रवाल का भी स्टेक घट गया है, 2.29% से घट के ऑलमोस्ट 1.28% आ गया है। ADF फूड्स में एबेकस ग्रुप ने जो है अपनी हल्की सी स्टेक बढ़ाई है 3 बेसिस पॉइंट से ऑलमोस्ट 1.54% तक। प्रेसिजन कैमशाफ्ट में जो है इंटरेस्टिंग है, विजय केडिया जी ने जो है स्टेक बढ़ाया 1.05 से बढ़ा के 1.16% कर दिया है। और कैरिसल की बात करें तो यहाँ पे एबेकस ने अपनी स्टेक रिड्यूस की है 6.05% से घटा के 5.86% पे। ठीक है, तो ये हैं ढेर सारे खबरों वाले शेयर्स, कुछ बड़े फंड एक्शंस हुए हैं और इसके अलावा कुछ अहम डील्स भी हुई हैं जिस पर कि हमारी नज़र रहेगी। शरद, थैंक यू सो मच आपका ये रणनीति सुझान ये सभी खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए हमारे साथ हेमन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेमन, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर आप निफ्टी की बात करें तो थोड़ा डाउनवर्ड बायस जरूर है, लेकिन 19,300 के नीचे बंद आता है तो ही चिंता का कारण रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर गैप अप खुलता है तो शॉर्ट करना चाहिए, अगर गैप डाउन खुलता है तो टाइमिंग आई थिंक नॉन ट्रेडेबल रहेगा। और बैंक निफ्टी के लिए भी पूरा सेम व्यू रहेगा। 44,550 का लेवल है, वो टूटता है डिसिसिवली, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो यस आई थिंक और डाउनसाइड का डर रहेगा। लेकिन अगर 44,550 नहीं टूटता है तो स्टेबिलिटी हो सकती है। इंट्राडे मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो आई थिंक ओपनिंग पे ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। गैप डाउन है तो ट्रेड चेज नहीं करना चाहिए। आई थिंक गैप अप है तो एक सिलेक्टिवली देख के शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये है व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। इसके अलावा हेमन, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मार्केट्स थोड़े करेक्टिव हैं, तो यहाँ पे आई थिंक दो स्टॉक है जहाँ पे एक इंट्राडे थोड़ा शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। पहला स्टॉक है बाटा। बाटा ओवरबॉट है, मैकेनिकल इंडिकेटर सेल में है डेली चार्ट पे, और नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, क्रॉसओवर सेल आ चुके हैं, और 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के और 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आया है। तो बाटा आप बेच सकते हैं 1660 के आसपास की एंट्री, 1670 का स्टॉप लॉस, 1640 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स ने डेली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम किया है, बेरिश फॉर्मेशन है, और अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स सभी सेल में आ चुके हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद, और लास्ट 3 हफ्ते का लो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स में 662 की एंट्री, 667 का स्टॉप लॉस और 652 का टारगेट रहेगा, 652 का टारगेट। ठीक है, तो ये है व्यू दोनों ही स्टॉक्स पर। हेमंत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो दोनों ही सेल साइड के आज कॉल्स निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर बाटा में भी बिकवाली करने की राय, 1640 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1670 का। और बर्जर पेंट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कच्चे तेल में भी बढ़त हो रही है तो उसका भी असर पेंट कंपनियों पर पड़ सकता है। बर्जर पेंट पर कल भी हमने प्रेशर देखा था, आज भी बिकवाली करके चलिए। 752 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 667 का। तो ये है व्यू बर्जर पेंट्स और बाटा, इस पर आप नजर रखिए। चलिए एक अच्छा उसके रिपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम फेडरल बैंक के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी के नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस आए हैं रिपोर्ट के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है, इन्वेस्टेक और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट और होल्ड की राय आ रही है रिस्पेक्टिवली। अगर हम देखें तो एनआईएम्स की अगर हम बात करें तो हायर डिपॉजिट रेट्स के चलते एनआईएम्स पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, मगर रिकवरी ज़रूर एक्सपेक्टेड है, मगर ये रिकवरी थोड़ी सी ग्रेजुअल हो सकती है। इनफैक्ट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनआईएम्स करीब 3.15% से 3.25% के रेंज में रह सकते हैं और ये मैनेजमेंट के गाइडेंस से थोड़ा लोअर होगा। लोन ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत दिखाई दी एक क्वार्टर में, काफ़ी ब्रॉड बेस थी। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी ज़रूर स्टेबल थी, वैल्यूएशंस भी सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं उनके मिड कैप पीयर्स के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर हम देखें फेडरल बैंक के पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव कॉमेंट्री आ रही है। विप्रो अगला स्टॉक हमारे रेडार पर रहेगा। अगर हम देखें तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट बॉटम एंड ऑफ गाइडेंस की तरफ रहे हैं, कंसेंसस एस्टिमेट को उन्होंने को मिस किया है और इनफैक्ट अगर हम देखें तो डिस्क्रिशनरी डिमांड अभी भी कमज़ोर नज़र आ रही है जो कंसल्टिंग पोर्टफोलियो को अफेक्ट कर रहा है। Q2 की गाइडेंस वीकनेस दिखा रही है कि परसिस्ट करेगी और इनफैक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट भी अनलाइकली है FY24 में। ओवरऑल अगर हम देखें तो नोमिडा की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है, उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 375 कर दिया है और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से अंडर परफॉर्म की राय आ रही है, टारगेट प्राइस घटाकर 350 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे आरती इंडस्ट्रीज पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डिमांड कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग नज़र आ रहे हैं, लिमिटेड अपसाइड नज़र आ रहा है फर्स्ट हाफ में और मार्जिन प्रोफाइल पे और भी हेडविंड्स नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल इसी के चलते इक्वल वेट की राय उन्होंने बरकरार रखी, टारगेट प्राइस दिया 458 प्रति शेयर का। ऑलराइट, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। कमोडिटी मार्केट में हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन दिखाई दे रहा है। महंगाई के आंकड़ों में जो नरमी आई है, पहले तो उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, कैसे रीड कर रहे हैं आप उसको, और इसको देखते हुए सोने चांदी पे पहले तो राय दीजिए कि अब यहाँ पर अब तेजी का ट्रेंड आगे भी बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स देखा है कि 15 महीने के लो लेवल पर आ गया है। कहीं ना कहीं जो यूएस के डेटा आए हैं उससे काफी हद तक बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखी गई है और यूएस डॉलर में हमने गिरावट देखी है, तो उसका डायरेक्ट भी असर गोल्ड पे आता हुआ दिखाई दिया है और हमने देखा है कि उसकी वजह से गोल्ड अब $1960 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और MCX में करीबन 59,000 के ऊपर है। वहीं सिल्वर भी देखें तो ऑलमोस्ट $25 के आसपास ट्रेड कर रही है और MCX में हमने देखा कल 75,000 के ऊपर के लेवल आते हुए दिखाई दिए थे। तो दोनों ही काउंटर में अभी हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 15 महीने के लो पर है, हमें लगता है कि अभी और नीचे डॉलर इंडेक्स ड्रैग हो सकता है। तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 59,000 के आसपास, 58,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,600 तक हो सकता है। और सिल्वर में करीबन 74,500 में खरीदारी करें, 73,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 76,500 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $1975 तक और सिल्वर करीबन $26 तक के लेवल दिखा सकती है। ठीक है, तो सोने चांदी में तो बुलिश नजरिया है यहाँ पर इस वक्त। और इसके अलावा कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई है, कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी एक तेजी बन रही है। अब फेड की अगली बैठक तक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये तेजी अभी आगे और जारी रहेगी? कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स नीचे आया, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार जो फेडरल बैंक है वो हो सकता है, जो FOMC है वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट पॉज रखे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे भी इम्पैक्ट सपोर्ट रहेगा। तो हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट पॉज रहेंगे और अगेन कमोडिटी मार्केट में तेजी का कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा। ओके, और बेस मेटल्स में भी अनुज बताइए कहाँ मौके देख रहे हैं आप? मेटल में हमने कल अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, सभी बेस मेटल में अच्छी रिकवरी दी है। हमें लगता है कि चाइना भी स्टिमुलस पैकेज लेके आ सकता है, तो उसका भी एक्सपेक्टेशन है और डॉलर में वीकनेस का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बेस मेटल आज भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपर में करीबन 735 के आसपास खरीदारी करें, 729 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 745 तक हो सकता है। तो कॉपर, लेड, एल्युमिनियम, जिंक सभी में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है।
ओके, थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सभी सेगमेंट में खरीदारी करने की राय। अब आगे बढ़ते हैं और इक्विटी मार्केट में कहाँ मौके दिख रहे हैं एक एक करके आपके सामने ये भी रखेंगे। कोटक सिक्योरिटीज ने बजाज फिनसर्व में खरीदारी की राय दी है, टारगेट होगा 1690 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1570 का। और JSPL में खरीदारी कीजिए, 660 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 614 का। क्वांटिफाई की तरफ से भी बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की राय है, 1650 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस है 1600 का। और बिरला सॉफ्ट अच्छा लग रहा है 370 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 355 का। और आखिर में बात करते हैं रेलिगेयर किससे, और यहाँ पर भी उन्हें अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है 178 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 166 का। और बिरला सॉफ्ट यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय, 378 के टारगेट, स्टॉप लॉस 354 का। काफी सारे कॉमन कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं, बिरला सॉफ्ट और बजाज फिनसर्व, इन दोनों स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद